हाँ बेटा, वीडियो नंबर 3। इससे पहले मैंने एक सवाल आपको दिया था, ये वाला सवाल, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि अगर मैं अनुभार निकाल लेता हूँ तो मैं सूत्र को कर लूँगा। इस सवाल को अनुसूत्र के लिए अनुभार चाहिए। अनुभार निकालने का फॉर्मूला आपके सामने, ये रहा अनुभार। के एफ दे रखा है नेफ्थलीन के लिए, के एफ का मान यस 6.8। डब्ल्यू ए विलेय की ग्राम में मात्रा, सल्फर कितना है 25.6, यस 25.6, ये दिया हुआ है 25.6 आपको, ठीक है 25.6। 1000 की जगह 1000, यस 1000 की जगह 1000। डेल टी एफ हिमांक अवनमन, हिमांक में अवनमन 0.68, यस 0.68। डब्ल्यू वी यानी विलायक की ग्राम में मात्रा, तो विलायक नेफ्थलीन है क्योंकि सल्फर को नेफ्थलीन में घोला। कितने ग्राम में घोल रखा है 1000, यस 1000। 1000 से 1000 कट गया, ये से 0 कट गया, तो ये आया 256 ग्राम। सीधा सा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। हमारा अनुभार निकला सल्फर का 256 ग्राम, लेकिन मुझे तो अनुसूत्र निकालना है अनुभार की जगह। तो मैं कैसे निकालूंगा अनुसूत्र अनुभार की जगह? ये देखिए आप, अनुसूत्र कैसे निकालूंगा। अब अनुभार और अनुसूत्र बराबर होते हैं। किसी अनुसूत्र का वही अनुभार होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है। CO2 का अनुसूत्र है CO2, इसका अनुभार 12 और 16 दूनी के 32 यानी 44। मतलब अनुसूत्र का अनुभार बराबर होते हैं। ये अनुभार और ये इसका अनुसूत्र, तो इसी अनुसूत्र का ही तो है अनुभार, तो मेरा अनुभार तो निकल गया है। तो अनुभार बराबर अनुसूत्र, ये फॉर्मूला फिट करा मैंने। अनुभार बराबर, माना सल्फर का अनुसूत्र SX है, X मान लिया मैंने, SX माना सल्फर का अनुसूत्र SX है। अनुभार कितना निकला 256, ये 256 बराबर SX। अब सल्फर का परमाणु भार कितना होता है 32, तो सल्फर का परमाणु भार 32, मुझे X का मान निकालना है। X बराबर 256/32। 32 कहाँ से आया? ये सल्फर का अकेले का परमाणु भार है। X की वैल्यू निकालूंगा तो 256 में S का भाग दूंगा, तो S सल्फर का परमाणु भार 32 का भाग दिया 8। SX की वैल्यू हो गई S8, तो आंसर आया सल्फर का अनुसूत्र S8 है, जो मैंने आपके सामने लिख दिया, ठीक है ना, S8। ये सल्फर का अनुसूत्र है S8। इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है ये वाला सवाल, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये देखिए, हाँ जी। अब हमारा जो टॉपिक है वो है विसरण, है ना बेटा, इसको समझाता हूँ। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, अगला वीडियो टॉपिक जो विसरण यानी डिफ्यूज़न। 3 अनुसंग गुणधर्म पढ़ा चुका हूँ बेटा, चौथा पढ़ाना चाह रहा हूँ, अब चौथा पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी देखना बताऊँगा आपको कौन सा है। विसरण, डिफ्यूज़न। विसरण कोई पदार्थ नहीं है, विसरण एक घटना, एक प्रक्रिया का नाम है। जैसे गैसों का विसरण, घर में गैस सिलेंडर से गैस लीकेज हो रही है, घर में घुसते ही हम पता कर लेंगे कि गैस लीकेज हो रही है। गैस लीकेज हो रही है मतलब गैस विसरित कर गई। लीकेज हो रही थी किचन में, गेट में घुसते ही पता लग गया क्योंकि गैस विसरित होकर बाहर आ गई। किसी ने परफ्यूम लगा रखी है, खुशबू दूर तक फैल जाएगी, कमरे में फैल जाएगी, गैसों का विसरण हुआ। द्रव का विसरण, माना कोई पानी का टब था, जल, इसमें मैंने इंक डाल दी, शाही डाल दी, कुछ देर बाद पूरा पानी नीला हो गया, पूरा, तो ये विसरण ही तो है, विसरण ही तो हुआ ये। तो ये इंक इसके अंदर विसरित हो गई, चारों तरफ फैल गई, तो ये विसरण हुआ। तो विसरण होता क्या है इसको समझते हैं। तो विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ के अणु, चाहे वो विलेय हो चाहे वो विलायक हो,
किसी के भी अणु अपनी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं, वो घटना विसरण कहलाती है। तो विसरण की प्रक्रिया में किसी विलेय पदार्थ या विलायक के अणु, कुछ भी हो सकता है, विलेय या विलायक के अणु या किसी पदार्थ के अणु अपनी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं, इस घटना को विसरण कहते हैं। ओके, अब पढ़ते हैं परासरण। परासरण को इंग्लिश में ऑस्मोसिस बोलते हैं। परासरण यानी कि ऑस्मोसिस। होता क्या है परासरण? जैसे ये किशमिश रखी है, ये किशमिश रखी है, इसको मैंने रात में भिगो दिया। किशमिश को रात में भिगोने पर हमने क्या देखा, सुबह उठ के जब किशमिश देखी तो किशमिश का साइज फूल गया, किशमिश बड़ी हो गई, इतने से इतनी हो गई। अरे यार, किशमिश क्यों फूल गई? इसलिए फूली क्योंकि वो घटना परासरण है। क्यों कि परासरण की प्रक्रिया में विलायक के अणु, जल के अणु, कोई भी विलायक हो सकता है, विलायक के अणु अपनी निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। निम्न से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं, वो भी अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से। किशमिश फूली क्यों? किशमिश के अंदर जो द्रव था वो गाढ़ा था, पानी पतला था, पानी की सांद्रता कम थी। किशमिश के अंदर जो पदार्थ भरा है उसकी सांद्रता अधिक थी। परासरण की घटना हुई विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम। आपने देखा होगा जब सुबह सुबह किशमिश फूल जाती है तो उसको, जब उसका छिलका देखा होगा आपने, छिलका उतर जाता है तो वो अर्धपारगम झिल्ली है, उसी के माध्यम से जल के अणु किशमिश के अंदर प्रवेश करे और किशमिश फूल गई। तो ये घटना अंत्य परासरण कहलाती है। परासरण, किशमिश है, छोले हैं, राजमा है, चने हैं, ये बादाम है, ये सब फूल जाते हैं, ये अंत्य परासरण है। इसमें विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से अपनी कम सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। ठीक है। ये अब क्वेश्चन उठा कि विलायक के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर एसपीएम के माध्यम से गमन, ये परासरण। अर्धपारगम झिल्ली, एसपीएम मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, हिंदी में अर्धपारगम झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे बादाम होता है ना, बादाम का छिलका है ना, किशमिश का छिलका, ये सब अर्धपारगम झिल्ली का काम करती हैं। मेरी ये त्वचा, ये अर्धपारगम झिल्ली, इसको हटा लूँ ना, इसमें से पसीने के अणु निकलते ना, पसीने, तो छेद 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 हो रहे हैं इसमें, यही तो है अर्धपारगम झिल्ली, है ना। अब परासरण दो प्रकार का होता है बेटा, एक तो होता है वाह परासरण और एक होता है अंत्य परासरण। अंत्य और वाह दो प्रकार का परासरण है, अंत्य परासरण और वाह परासरण। अंत्य परासरण में विलायक के अणु उस पदार्थ के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे यहाँ हो रहा था, तो ये अंत्य परासरण है। वाह परासरण में किसी पदार्थ से अणु निकलकर बाहर आ जाते हैं जिससे वो पिचक जाता है, उसको कहते हैं वाह परासरण। परासरण कोई सा भी हो, उसमें निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन होता है अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से, केवल और केवल विलायक के अणु का, विलेय का नहीं। क्यों नहीं बताऊंगा। वाह परासरण के उदाहरण देखते हैं। वाह परासरण, एक उबला हुआ अंडा है, इस उबले हुए अंडे को मैंने आशुद्ध जल में रखा, डिस्टिल वाटर जिसको बोलते हैं आशुद्ध जल, इसमें रखा। कुछ देर बाद अंडा फूल गया। क्यों फूल गया? क्योंकि जल के अणु इस अंडे के अंदर प्रवेश कर गए। क्यों कर गए? क्योंकि अंडा जो था अंदर से गाढ़ा था, इसकी सांद्रता अधिक थी, और जल जो है इसकी सांद्रता कम थी, तो ये जल के अणु इसके अंदर प्रवेश कर गए, अंडा फूल गया अशुद्ध जल में रखने पर। ये घटना अंत्य परासरण कहलाई। वाह परासरण, इसमें क्या हुआ, मैंने इस अंडे को NaCl के सांद्र विलयन में रखा, नमक के गाढ़े विलयन में इस अंडे को रख दिया, तो जो नमक का गाढ़ा विलयन है उसकी सांद्रता ज़्यादा है, अधिक है, और जो अंडे के अंदर द्रव है उसकी सांद्रता कम है। परासरण की घटना होगी, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु गमन करेंगे, अंडे से जल के अणु बाहर निकल जाएंगे, अंडा पिचक जाएगा, ये पिचक गया।
पिचक गया। इसको कहते हैं वहापरासरण। वहापरासरण समझ में आती है आपको? तो दो घटना हो गई, अंतःपरासरण और वहापरासरण। क्वेश्चन आता है क्या होता है जब अंडे को अशुद्ध जल में या अंडे को सांद्र NaCl के जलीय विलयन में रखा जाता है। एक में अंतःपरासरण की घटना होती है और एक में वहापरासरण। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।